भारत की सांस्कृतिक एकता की बात करें तो वो बहुत गहरी है, लेकिन जमीन पर देखें तो समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है। जी, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमेशा से हैरान करता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले। और हमारे पास स्रोत के तौर पर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 1916 में लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख। भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। और उनके कुछ दूसरे लेख भी। और आज का हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि जाति क्या है, बल्कि उस प्रणाली, उस मैकेनिज्म को समझना है जो इसे जिंदा रखती है। हाँ, एक लचीली वर्ण व्यवस्था एक इतनी कठोर और वंशानुगत जाति व्यवस्था में कैसे बदल गई। जी, हम अंबेडकर के विश्लेषण के जरिए इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जटिल विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जब भी हम जाति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पवित्रता, छुआछूत या फिर कोई खास पेशा? हाँ, कोई खास पेशा। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तो लक्षण हैं, जाति का मूल सार नहीं। उसका डीएनए आप कह सकती हैं। हाँ, उसका डीएनए सिर्फ एक चीज में छिपा है, एंडोगैमी। एंडोगैमी यानी सिर्फ अपने ही समूह के भीतर शादी करने का नियम। और यही बात इसे इतना असाधारण बना देती है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर इस लेख में तर्क देती हैं कि प्राचीन भारतीय समाज असल में एक्सोगैमस था। एक्सोगैमस मतलब लोगों से यह उम्मीद की जाती थी कि वो अपने गोत्र या कुल के बाहर शादी करेंगे। समाज का आधार ही मेलजोल था, अलगाव नहीं। अच्छा, तो समाज की बनावट ही बाहर की ओर देखने वाली थी। बिल्कुल। तो जरा इस उलझन को समझिए। जाति बनाने का मतलब था एक ऐसे समाज पर सगोत्र विवाह या एंडोगैमी को थोपना जिसकी पूरी बनावट ही इसके ठीक उल्टी थी। यानी एक समाज जो बाहर की ओर देख रहा था, उसे जबरदस्ती अंदर की ओर मोड़ दिया गया। ऐसा करने में तो बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आई होगी। हाँ, और यहीं से ये विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई समूह फैसला करता है कि हम अब से सिर्फ अपने अंदर ही शादी करेंगे, तो वो एक बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। कैसी मुश्किल? मान लीजिए किसी भी समय उस समूह में शादी करने योग्य पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, ठीक है? लेकिन अगर किसी शादीशुदा जोड़े में से एक की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो जो जीवित बच गया, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हाँ, वो समूह के लिए एक अतिरिक्त या सरप्लस व्यक्ति बन जाता है। एकदम सही, एक सरप्लस व्यक्ति। और ये व्यक्ति अगर समूह से बाहर शादी कर ले तो जाति की पूरी दीवारी ढह जाएगी। बिल्कुल। तो जाति को बनाए रखने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, इन सरप्लस लोगों का क्या किया जाए। और स्रोत बताते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो बहुत ही अमानवीय थे। जी, और वही तरीके जाति व्यवस्था के असली स्तंभ बने। तो क्या थे वो तरीके? पहले बात करते हैं अतिरिक्त महिला की, यानी विधवा की। उसके लिए 2 रास्ते तय किए गए। पहला सबसे भयानक तरीका था सती प्रथा। उसे पति की चिता पर जिंदा जला देना। हाँ, समस्या ही खत्म। अगर वो जीवित ही नहीं रहेगी तो बाहर शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। ये सोचना भी भयानक है कि सती प्रथा का जाति को बनाए रखने से इतना सीधा संबंध हो सकता है। और दूसरा तरीका? वो शायद ज्यादा आम रहा होगा। हाँ। दूसरा तरीका जो ज्यादा प्रचलित हुआ वो था अनिवार्य विधवापन। मतलब जीवन भर दोबारा शादी करने पर पाबंदी। जी, उसके बाल काट दिए जाते, उसे सादे कपड़े पहनने को कहा जाता और उसे हर तरह के सामाजिक समारोह से दूर रखा जाता था। मकसद ये था कि वो किसी भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र ना बन सके। बिल्कुल। और समूह के अंदर ही किसी दूसरी महिला के विवाह के अवसर में बाधा न बने, उसे समाज में एक तरह से अदृश्य बना दिया जाता था। ठीक है, ये तो हुई महिला की बात। अब सवाल उठता है अतिरिक्त पुरुष यानी विधुर का। जाहिर है उसके साथ तो ऐसा नहीं किया जा सकता था। नहीं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में उसे एक संपत्ति माना जाता था, तो उसके लिए अलग व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था थी? एक तरीका था कि उसे संन्यास लेने या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन ये तरीका ज्यादा व्यवहारिक नहीं था। हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं, तो एक ज्यादा चालाक और आप कह सकती हैं ज्यादा व्यवहारिक समाधान खोजा गया। और वो क्या था? वो था बाल विवाह। बाल विवाह? वो कैसे? समूह के सरप्लस पुरुष की शादी समूह के अंदर की ही किसी ऐसी लड़की से करा दी जाती जिसकी शादी की उम्र अभी नहीं हुई है। अच्छा। इससे 2 फायदे होते होंगे। हाँ। एक तो वो पुरुष समूह के अंदर ही बंधा रहता और जाति की सीमा को नहीं तोड़ता,
और दूसरा समूह की आबादी भी कम नहीं होती। एक मिनट, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि सती प्रथा, विधवापन पर लगे नियम या बाल विवाह ये बस समाज की कुछ अलग थलग बुराइयां नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक ठंडे दिमाग से बनाई गई प्रणाली का हिस्सा थी, एक मैकेनिज्म जिसका सिर्फ एक ही काम था। ये पक्का करना कि कोई भी अपनी जाति से बाहर शादी न कर पाए। अंबेडकर के विश्लेषण का यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये प्रथाएं जाति प्रथा का नतीजा नहीं, बल्कि उसे लागू करने और बनाए रखने के औजार थीं। ये समझ में आता है कि शायद एक समूह ने ऐसा किया होगा, लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि ये विचार पूरे भारत में कैसे फैल गया। मतलब हजारों समुदायों ने इसी एक मॉडल को क्यों अपना लिया? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें जाति के फैलने की प्रक्रिया में मिलता है। स्रोत का तर्क है कि इस प्रथा को सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग ने शुरू किया। उन्होंने शुरुआत की? जी, उन्होंने खुद को समाज में सबसे ऊपर एक बंद वर्ग के रूप में स्थापित करने के लिए एंडोगामी को सख्ती से लागू किया और इसे बनाए रखने के लिए इन सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। वो इस प्रणाली के वास्तुकार थे। ठीक है, मान लिया कि शुरुआत उन्होंने की, पर बाकी सब ने उनकी नकल क्यों की? इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, जिसे स्रोत नकल का संक्रमण कहती हैं। इमिटेशन। नकल का संक्रमण। हाँ। देखिए, समाज में ब्राह्मणों का दर्जा सबसे ऊंचा और प्रतिष्ठित था। वो एक तरह से आदर्श माने जाते थे। तो दूसरे गैर ब्राह्मण समूहों को लगा कि अगर उन्हें भी समाज में ऊंचा दर्जा पाना है तो उन्हें ब्राह्मणों के रीति रिवाजों की नकल करनी होगी। बिल्कुल, ये एक तरह का सोशल क्लाइंबिंग जैसा था कि अगर हमें समाज में ऊपर उठना है तो हमें उनकी तरह दिखना होगा, उनकी तरह व्यवहार करना होगा, चाहे उनके नियम कितने भी कठोर और अमानवीय क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। अंबेडकर बताती हैं कि जो जातियां सामाजिक तौर पर ब्राह्मणों के जितनी करीब थीं, उन्होंने इन नियमों को उतनी ही ज्यादा सख्ती से अपनाया, और जो दूर थीं उन्होंने कम सख्ती से। जी, लेकिन नकल सबने किसी न किसी स्तर पर की। और इसके फैलने का दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण एक यांत्रिक प्रक्रिया थी, एक मैकेनिकल प्रोसेस। इसे समझना बहुत दिलचस्प है। बताइए। इसे ऐसे समझिए कि जब एक समूह, मान लीजिए ब्राह्मण, खुद को दीवारों के अंदर बंद कर लेता है तो वो अनजाने में ही बाकी सबको बाहर कर देता है। बिल्कुल। अब जो लोग बाहर रह गए, उनके पास क्या विकल्प है? उन्हें भी अपनी सुरक्षा और पहचान के लिए अपने चारों ओर वैसी ही दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। मतलब अगर एक समूह ने दरवाजा बंद किया तो बाकियों को भी अपने अपने दरवाजे बंद करने पड़े। एक तरह की मजबूरी बन गई। हाँ, और मान लीजिए कि किसी नियम के उल्लंघन की वजह से किसी व्यक्ति को उसके समूह से निकाल दिया गया, अब वो कहाँ जाएगा? कोई और बंद समूह तो उसे अपने अंदर नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो ऐसे बाहर निकाले गए लोगों के पास अपनी एक नई बंद जाति बनाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता था। तो इस तरह एक जाति के बनने से दूसरी जातियों का बनना एक चेन रिएक्शन की तरफ फैलता गया। जी। तो एक तरफ नकल करने की चाहत और दूसरी तरफ बाहर कर दिए जाने का डर, इन दो प्रक्रियाओं ने जाति व्यवस्था को पूरे समाज में फैला दिया। हाँ। लेकिन अब भी एक सवाल है, ये सब एक सामाजिक प्रथा थी, इसे कानून जैसी ताकत कैसे मिली? ये व्यवस्था इतनी कठोर और बाध्यकारी कैसे बन गई? और यहाँ कहानी एक नया और ज्यादा राजनीतिक मोड़ लेती है। अच्छा। स्रोत इसका सीधा इशारा मनुस्मृति की ओर करते हैं। अंबेडकर का तर्क है कि मनुस्मृति ने जाति प्रथा को बनाया नहीं, बल्कि पहले से मौजूद इन प्रथाओं को कानूनी जामा पहना दिया। जी, कानूनी और धार्मिक जामा। उन्हें पत्थर की लकीर बना दिया। जो सिर्फ एक रिवाज था, उसे धर्म और कानून का रूप दे दिया गया। और अगर हम इसे बड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मनुस्मृति कब और क्यों लिखी गई? अंबेडकर इसे लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुई एक ब्राह्मणवादी जवाबी क्रांति से जोड़ती हैं। जवाबी क्रांति किसके खिलाफ? सदियों तक चले बौद्ध धर्म के प्रभाव के खिलाफ। बौद्ध धर्म ने शूद्रों और महिलाओं की स्थिति को काफी बेहतर बनाया था, उन्हें कुछ अधिकार दिए थे। ये जवाबी क्रांति, जिसका नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग ने किया, उसी प्रगतिशील लहर के खिलाफ एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया थी। और मनुस्मृति ने इस नई प्रतिगामी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक संविधान तैयार किया। बिल्कुल, एक विस्तृत कानूनी संविधान। तो मनुस्मृति सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दस्तावेज था।
उसने ऐसे कौन से कानूनी बदलाव किए जिनसे जाति व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई? उसने कई बड़े और दूरगामी बदलाव किए। सबसे पहला और शायद सबसे चालाकी भरा बदलाव था संतान का वर्ण तय करने के नियम में। वो क्या था? पुरानी वैदिक व्यवस्था थी पितृ सावर्ण्य, मतलब बच्चे का वर्ण हमेशा उसके पिता के वर्ण से तय होता था, चाहे माँ किसी भी वर्ण की हो। इससे तो थोड़ी बहुत सामाजिक गतिशीलता की गुंजाइश बनी रहती होगी। हाँ, सिद्धांतिक रूप से ऐसा ही था। मतलब अगर एक ब्राह्मण पुरुष एक शूद्र महिला से विवाह करता तो उस पुरानी व्यवस्था के तहत संतान को ब्राह्मण का दर्जा मिलता। लेकिन मनुस्मृति ने इसे बदल दिया। हाँ, मनुस्मृति ने इस व्यवस्था को पलट दिया और कई जरूरी मामलों में मात्र सावर्ण्य का नियम लागू कर दिया, यानी बच्चे का वर्ण उसकी माँ के वर्ण से तय होगा। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उच्च वर्ण के पुरुषों को निम्न वर्ण की महिलाओं से संबंध बनाने की छूट तो मिल गई, लेकिन इस जिम्मेदारी से वो आजाद हो गए कि उनकी संतान को उच्च दर्जा देना पड़ेगा। अरे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसने तो जातियों के बीच की दीवारों को हमेशा के लिए सील कर दिया होगा। जी, पत्थर की लकीर बना दिया। व्यवस्था ने पुरुषों को छूट दे दी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी से उन्हें आजाद कर दिया। और इसके अलावा भी कोई और कानूनी दांव-पेच इस्तेमाल किए गए? हाँ, दूसरा बड़ा दाव था मिश्रित जातियों या संकर जातियों का सिद्धांत। ये क्या था? स्रोत बताती हैं कि उस समय भारत में कई शक्तिशाली और स्वतंत्र जनजातियां थीं, जैसे कि आभीर, आंध्र और मगध। वो किसी वर्ण व्यवस्था में नहीं आते थे। तो उन्हें सीधे-सीधे शूद्र कहना या गुलाम बनाना मुश्किल था? बिल्कुल। तो मनुस्मृति ने उनके लिए एक झूठा इतिहास गढ़ दिया। झूठा इतिहास? वो कैसे? ये कहा गया कि ये शक्तिशाली जनजातियां असल में कोई मूल जनजातियां नहीं हैं, बल्कि ये अलग-अलग वर्णों के बीच हुए अवैध या प्रतिलोम विवाहों से पैदा हुई संकर या दोगली जातियां हैं। मतलब उनकी प्रतिष्ठा पर एक कानूनी हमला किया गया। जी, इस कहानी के जरिए उन्हें नीचा दिखाकर नई सामाजिक व्यवस्था में उनकी निचली स्थिति को जायज ठहराया गया। जो समुदाय स्वतंत्र थे, उन्हें एक कानूनी कहानी गढ़कर सामाजिक हायरार्की में नीचे धकेल दिया गया। और तीसरा बड़ा बदलाव? तीसरा और सबसे क्रूर बदलाव था शूद्रों और महिलाओं की स्थिति का पतन। बौद्ध धर्म के तहत उन्हें जो थोड़ी बहुत आजादी और अधिकार मिले थे, जैसे कि शिक्षा या संपत्ति का अधिकार, हाँ, या मठ में प्रवेश का अधिकार, मनुस्मृति ने उन सब को खत्म करने के लिए बेहद सख्त कानून बनाए। शूद्रों के लिए वेद पढ़ना या सुनना भी एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। और महिलाओं को पूरी तरह से पुरुषों के अधीन कर दिया गया। जैसा कि मनुस्मृति का प्रसिद्ध श्लोक कहता है कि एक महिला बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहती है। वो कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण के आधार पर हमने समझा कि जाति एक समजातीय समाज का कृत्रिम रूप से किया गया विभाजन है। जी, जिसे एंडोगैमी यानी सगोत्र विवाह के नियम से लागू किया गया। और इस नियम को बनाए रखने के लिए सती प्रथा, बाल विवाह और अनिवार्य विधवापन जैसी प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया, जो सिर्फ सामाजिक कुरीतियां नहीं बल्कि एक सोचा समझा मैकेनिज्म थी। और बाद में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक जवाबी क्रांति के तहत इन प्रथाओं को कानूनी और धार्मिक मान्यता देकर इन्हें और भी ज्यादा कठोर और स्थायी बना दिया। बिल्कुल। ये पूरी समझ बहुत ही आंखें खोलने वाली है। और अंत में एक विचारणीय सवाल। स्रोत का तर्क है कि जाति व्यवस्था की वर्गीकृत असमानता यानी ग्रेडेड इनइक्वालिटी की यह प्रणाली दुनिया में अनोखी है। देखिए, सामान्य असमानता में जहाँ एक वर्ग उत्पीड़क होता है और बाकी सब उत्पीड़ित, वहाँ इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि सभी उत्पीड़ित लोग एक दिन एकजुट होकर व्यवस्था को उखाड़ फेंकें। जी, लेकिन यह प्रणाली बहुत चालाक है। यह हर समूह को अपने से नीचे देखने के लिए कोई ना कोई दूसरा समूह दे देती है। ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, वैश्य के नीचे शूद्र, और शूद्रों के नीचे भी कई और श्रेणियां। हर कोई अपने से ऊपर वाले से नफरत करता है और अपने से नीचे वाले को तुच्छ समझता है। इस वजह से व्यवस्था के खिलाफ कभी कोई संयुक्त मोर्चा बन ही नहीं पाता। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यह संभव है कि इस असमानता की यही खास बनावट इसे सदियों से इतना मजबूत और अटूट बनाए हुए